सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो भी पढ़ा है वो मेरे पास था कि हमने सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ पीपीसी। ठीक है, ये वाली बात याद है। हमने जो केंद्रीय समस्या है उसको पीपीसी की सहायता से पढ़ी थी। ठीक है, आज जो हमारे पास ना जो अगला टॉपिक है उसको डालो भाई, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भाई। सुनो, पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसको हम एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मेरे पास जो मेरे पास की हिंदी है वो है अवसर लागत। ठीक है, अवसर लागत है। सुनो, देखो हमें इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता होनी चाहिए। जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैं तुम्हें पहले मतलब बता चुका हूँ, मतलब कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है। क्या होता है इसका मतलब? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये मान सकते हैं कि भाई किसी अगले अच्छे को पाने के लिए हम जिसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम उससे क्या बोलते हैं भाई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। बताओ, पहले बात हम देखते हैं इसी को। जो मैंने अभी तुम्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया इसमें दिक्कत तो नहीं है? सुनो, देखो अब ना मैं तुम्हें इसकी अगर ना डेफिनेशन लिखवाना चाहूँ तो भाई क्या लिखवाऊंगा? देखो मैं पहले तुम्हें अगर सबसे बड़ी बात से बोल दूं कि तुम कभी भी अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हो ना तो भाई कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ये तो बातें याद रख के चलनी है। ठीक, मतलब कि एक अच्छे अवसर को प्राप्त करने के लिए जो भी हमने त्याग किया है उससे हम क्या बोलते हैं भाई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास इसको अवसर लागत बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें हेडिंग डाल लो, इसके अंदर लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर। Opportunity cost refers to the value of a factor in its value of a factor in its next best alternative use. Next best alternative use. हाँ भाई, ये वाली बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब ना भाई इसको अब हम ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इसमें कोई सी भी नई बात नहीं आएगी। ठीक, उसके बाद तुम्हारे पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर हम उस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे भाई उसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। ठीक, देखो भाई तुम्हें मैंने एक बात होती है, जो मेरे पास मार्जिनल मतलब जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका रेट जो है वो क्या बढ़ता है? कहती मैंने बात, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका रेट क्या बढ़ता है? जो मेरे पास अवसर लागत है उसकी एक तरीके से मान लो जो उसका जो रेट है ना वो क्या मेरे पास बढ़ता है धीरे धीरे, बोल सकते हैं। जैसे मान लो उसकी दर बढ़ती है। क्या बोलता मैंने? मेरे पास एक वस्तु x है, दूसरी वस्तु y है। ठीक है, तो अगर मैं वस्तु x की एक यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक, तो जो मेरे पास वस्तु y है उसकी यूनिट को क्या करना पड़ेगा? देखो पहले तो कम होगा थोड़ा, फिर अगले में थोड़ा ज्यादा कम होगा, ठीक, फिर और ज्यादा। तो ये रेट क्या बढ़ रहा है भाई? जिसने पुरानी क्लास को पता है वो सारा समझ रहा होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अब तुम्हारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं पहले वो समझा दे रहा हूँ भाई। देखो मैं तुम्हें ना जो एक ना अगली हेडिंग डालो जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कॉस्ट। सुनो भाई, समझो मेरे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखो सबसे पहली चीज तुम्हें वाली बात याद है, मैंने यहाँ पे एक लिया था x, ठीक है, और दूसरा मेरे पास y था। चलो इसको x लिया था या मैंने y लिया था। ठीक है, तो x और y मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल लिख किया था। मैंने तुम्हें इसमें समझाया था कि भाई कभी भी अगर मेरे पास ऐसी कोई सी कंडीशन आ जाती है भाई जहां पे ये बुक को पीछे करो, कितने बार बोला है? सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई सी ऐसी कंडीशन आती है किसी एक नए को प्रोड्यूस करने के लिए मैं किसी एक को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, किसी एक नए को और नए का उत्पाद करने के लिए मैं किसी को छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि मेरे पास पहले मान लो इसकी 100 था तो इस पे 0, जैसे मैंने इसका 1 बढ़ाया मेरे पास 90 हो गया, जैसे 2 बढ़ाया ये हो गया 70, ठीक है, जैसे 3 बढ़ाया ये हो गया 40, और जैसे 4 बढ़ाया तो मैं चलो मेरे पास चलो मैं कह रहा हूँ 0 हो गया पूरा, ऐसा कर दिया मैंने। ठीक है, तो देखो पहले मेरे पास कितना कम हुआ? 10, फिर कितना कम हुआ? 20, फिर कितना कम हुआ? 30, और फिर 40। तो ये मेरे पास ये है मार्जिनल कॉस्ट। क्या भाई मेरे पास है मार्जिनल कॉस्ट, जो बोल सकते हैं जो हर रेट पे, ठीक है, जो मेरे पास रेट है ना उस बढ़ते मतलब कि जो मेरे पास ये जो बढ़ता हुआ रेट है
इस बढ़ते हुए रेट पे जो भी मेरी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से बढ़ रही है, प्रति इकाई के हिसाब से बढ़ रही है, हम उसको बोलेंगे। बात में आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? अब सुनो, हाँ इसके अंदर लिखना शुरू करो। अच्छा वैसे ने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा था ना, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ ठीक है लिखो इसमें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो हाँ भाई, इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट, between loss of output and gain of output। इसके नीचे हैशटैग डालो, फिर उसके अंदर लिखो आउटपुट। हैशटैग के अंदर लिखो भाई कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। भाई थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। is also called marginal rate of transformation, marginal rate of transformation। भाई इसमें किसी को कुछ बोलना है? फिर सुनो, अब ना हम दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ना इसके जो भी क्वेश्चंस वगैरह वो हो जाएंगे, फिर हमारे चैप्टर एंड है, फिर हम आएंगे इसके अगले चैप्टर पे। भाई दोबारा से हेडिंग डाल लो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मतलब कि सिर्फ हेडिंग डाल लो, बीच में डालना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सुनो भाई, अगर मैं तुम्हें नॉर्मल सी बात बोल दूं, पहले सबको टेबल तो पता है वाली, ठीक है, ये पहले टेबल ना सबको पता होना चाहिए टेबल बनती कैसे है। अगर तुम्हें इस टेबल को बनाने में दिक्कत आएगी तो भाई मैं तुम्हें इतना बता रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ सकती है अगर तुम्हें इस टेबल को बनाने में दिक्कत है तो, ठीक है। जो इस टेबल में अटका वो ज्यादा दिक्कत दे जाएगा, क्योंकि भाई हमारे पास बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि हम जब बोल सकते हैं कि मेरे पास ये टेबल गिवन हो क्वेश्चन में, हमारे पास मोस्टली केसेस में क्या होते हैं जो क्वेश्चन से गिवन नहीं होते, मतलब क्वेश्चन में टेबल गिवन नहीं होता, क्वेश्चन के अंदर टेबल बहुत ही कम आते हैं, इसलिए कह रहा हूं टेबल को समझो। अब तुम रट्टे मार के जाओगे ना, देखो भाई बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं कि इसी टेबल को याद कर लेंगे और एग्जाम में इसको टेकते हैं, जहां भी आएगा ना इसी को चेप देंगे बार बार इसी टेबल को। तुम्हें पता होना चाहिए भाई हाँ एक्चुअल में होता इसके अंदर हो क्या रहा है, बस यहाँ पे हम रेट को बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। सबने हेडिंग डाल दी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिखो भाई इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इसके अंदर लिखो, इसके बाद जो डेफिनेशन है उसे डाल दो। अब सुनो भाई, डेफिनेशन डालने के बाद ना एक एक कर्व बनाना, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई ना उस डेफिनेशन लिखने के बाद ये कर्व बनाना है। अब भाई इस कर्व में ना तुम्हें करना क्या है, ठीक है, जो तुम्हारे पास एक कर्व है, इस कर्व में तुम्हें बस नंबर ऑफ जो थिंग्स है ना उसको एक्सप्लेन करना है। जिससे मान के चलो अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ये रहा, ठीक, और दूसरा मेरे पास ये रहा, तो ये मेरे पास पहला कॉम्बिनेशन मान लो और इसको मैं दूसरा कॉम्बिनेशन मान के चल रहा हूँ, ठीक। ये मेरे पास गुड्स, ये मेरे पास गुड्स y है और मेरे पास ये गुड्स x है, मतलब वस्तु x और y है। अब सुनो, मैंने तो ये वाला बोला कि जब मैं कॉम्बिनेशन A पे था, ठीक है, कॉम्बिनेशन A से अगर मेरे को B पे शिफ्ट होना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन A से कॉम्बिनेशन B पे शिफ्ट होना है, या फिर मैं बोल दूं कि अगर मेरे को गुड्स x की जो प्रोडक्शन है वो मान लो P से P1 करनी है, ठीक, तो मतलब यहाँ से आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या हो गेन हुआ ना ये, हाँ भाई मेरे पास गेन तो है, ठीक। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ गेन किया, मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ होगा, इसमें कमी आई होगी, ये मेरे पास मान लो Q से Q1 हो गया होगा। जैसे ही मैंने P के प्रोडक्शन को P से P1 पे किया, ठीक है, उसी सेम केस मेरे पास क्या होगा भाई, जो मेरे पास Q से Q1 हो गया होगा। ये तो बात है ना, इसमें दिक्कत तो नहीं है। मैंने क्या बोला, P से P1 पहुंच गए और Q से Q1 पहुंच गए, ये क्या चीज है भाई मेरे पास, ये नॉर्मल सी वही तो बात है ना कि मैंने किसी एक नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को पाने के लिए कितना मैंने गेन किया है और कितना मैंने लॉस झेला है, बात समझ आ रही है। तो मेरे पास ये चीजें होती है और कुछ नहीं है। हम इसको मान लो मैं इसको बोल दे रहा हूँ डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा वाई नहीं डेल्टा वाई में चेंज हुआ है, तुम्हें डेल्टा का मतलब पता नहीं, पता ये साइन है डेल्टा का, इसको बोलते हैं चेंज,
इन, क्या बोलते हैं इसे, चेंज इन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, अगर देखो मैंने कहा डेल्टा वाई तो चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स, ठीक है। बात समझ आ रही है, चेंज इन एक्स, ठीक है। देखो ऐसा लिख दूं मैं, डेल्टा वाई, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वाई, ठीक है। और अगर बोल दूं मैं डेल्टा एक्स तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन एक्स। बोलो भाई, इन बातों में दिक्कत है किसी को? मैंने चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स का दोनों बता दिए, ठीक है। तो देखो अब इन चीजों को और थोड़ा डिटेल में समझने के लिए तुम्हें बस इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, जो उसकी व्याख्या करोगे वो कैसे करोगे ये समझो। देखो भाई क्या पोस्ट हो तुम, सबसे पहले मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ कि हिंदी में व्याख्या कैसे करेंगे। हम बोलेंगे जब हम पहले ए संयोग पर थे, संयोग बोलते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन को संयोग बोल के चलते हैं। तो मैंने कहा जब हम संयोग ए पर थे और संयोग ए से संयोग बी पर जाने के लिए हमें मतलब कि और ये बोल देंगे देखो संयोग ए से संयोग बी पर जाने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो वस्तु एक्स है, जो गुड्स एक्स है, उसकी इकाई पी से P1 पहुंच जाएगी, ठीक। और मेरा जो डेल्टा एक्स है उतना मेरा लाभ होगा, उतना गेन होगा, ठीक। और उसके बाद Q से Q1 पे पहुंचेंगे और मेरे यहाँ से मेरे पास क्या डेल्टा वाई, मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, उतना लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसी को तुम्हें सेम चीज बस तुम्हें इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन करनी है और कुछ नहीं है, तुम्हें लिखना आना चाहिए, ठीक है। हम क्या बोलेंगे भाई, देखो नॉर्मल से बोलना है कि इफ वी मूव फ्रॉम कॉम्बिनेशन ए टू कॉम्बिनेशन बी देन देयर विल बी गेन कॉल्ड डेल्टा एक्स, ठीक है। तुम्हें इसको लिखना है डेल्टा एक्स, ठीक। एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स विल बी मूव फ्रॉम पी टू P1 and on the other hand, if you बोल सकते हैं on the other side the production of goods y will decrease to Q to Q1, ठीक। and there will be loss of production of goods y named delta y, ठीक है। बात समझ आ गई? इतना एक्सप्लेन कर दोगे ना तुम्हारी मार्जिनल कॉस्ट खत्म और तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये पड़ती है, नीचे लिख देना कि मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे मेरे पास पहले हम कौन से पे थे, ए पे थे, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, बी, ठीक है। तो फॉर गेनिंग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव बी वी हैव टू सैक्रिफाइस कॉम्बिनेशन ए, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरे पास अगला जो अगली अवसर है, जो अगला अवसर है, अगले अवसर को प्राप्त करने के लिए हमें जो पिछला अवसर ए है इसको त्याग करना पड़ेगा। ये बातें पता लग रही है, ठीक है। अब सुनो भाई, तुम्हें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सुनो भाई, अगर हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर देते हैं, बेटा भंडारे में बैठे हो क्या, हाँ पूरी मांगे जा रहे बैठ के, सुनो भाई जो नेक्स्ट हेडिंग डालनी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोलते हैं सीमांत अवसर लागत। भाई बस यहाँ पे सीमांत डाल लेना, सीमांत अवसर लागत है, ठीक है। सुनो जो मेरे पास सीमांत अवसर लागत एक्चुअल में है क्या मेरे पास, ये बात समझो भाई। मैं तुम्हें कभी भी अगर ये वर्ड बोल दो ना मार्जिनल या फिर बोल दो सीमांत, तुम्हें इसका मतलब क्या समझना है, ठीक है। जो मार्जिनल है या फिर जो मेरे पास सीमांत है, तुम्हें पहले इसका मतलब समझना क्या है। देखो मार्जिनल हो या फिर सीमांत हो, इसका मतलब था पर यूनिट पे, क्या होता है इसका मतलब, पर यूनिट पे, ठीक है। अब सुनो, तो अगर पर यूनिट की बात कर दूं मैं, ठीक है, मार्जिनल तो मैं सीमांत बोल रहा हूँ, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो भाई मेरे पास जितना भी पर यूनिट पे चेंज आएगा ना, जो मेरी पर यूनिट की कॉस्ट होगी, ठीक, उसी को हम क्या बोल देंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ लिखवा था मैं भी, याद है वाला, तो पहले पे 10 था, 20 था, 30, 40 ऐसे बढ़ रहा है ना वो, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन भाई सुनो, अब ना मैं तुम्हें इसी को बस एग्जाम में तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना होता है और तुम्हें एक्चुअल में पता होना चाहिए। वैसे पता लग गया ना कि हाँ भाई पर रेट पे जो बढ़ता है उसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो अब इसी सेम वे में मैं तुम्हें लिखवाना शुरू कर रहा हूँ। पहले तुम सबने इसकी लिखी थी डेफिनेशन, तो भाई इसके अंदर ना एक बार इसकी दोबारा से डेफिनेशन डाल लो, वही सेम डेफिनेशन जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई है। जो सेम डेफिनेशन है उसी को लिख लो।
अच्छा हाँ भाई, ये जो मैंने अभी सुना था ना यहाँ पे, ये वाला, ये तुम्हारा एक्चुअल में मतलब कि जो मार्जिनल है ना उसको लेके चलते हैं। बात तुम्हारी जो मैंने यहाँ पे बनवाया था अभी, सुन जाओ। जैसे मैं कहता ना यहाँ पे अभी ये वाला, ये जो मैं तुम्हें देखो, सिर्फ तुम्हारा ये एक्चुअल में इतना था, ये 10,000 था यहाँ पे, मान लो ये तुम्हारा 12,000 है। जो मैं तुम्हें बीच में समझाया था ना, ये तुम्हारा इसका पार्ट बन जाएगा मार्जिनल का, ठीक है। अंदर वाला जो हिस्सा है तुम्हारा मार्जिनल का होगा, ठीक है। अगर तुम्हें सीधा जाना ना इस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, तो तुम्हें अंदर का बनाना नहीं है, इतना ध्यान रख के चलना बस। जब भी तुम किस पे जाओगे, देखो मार्जिनल पे तुम्हें ऐसा करना है, ठीक। और जो तुम्हारा नॉर्मल है उस पे तुम्हारा नॉर्मल चल जाएगा, ठीक। वो बनाता ना, हाँ मार्जिनल का है वाला तुम्हारा, ये जो है ना, ये नॉर्मल, ये वाला, ये तुम्हारा हो जाता है सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। पता है ना, मैंने कुछ 10,000 को छोड़ के 12,000 कर दिया, ठीक है। तो ये वाली बात है, बताइए। अब जो मैंने तुम्हें जितना भी पीछे लिखवाया ना, वो सारा का सारा दोबारा लिखो स्पीड पे। मार्जिनल के अंदर मैं जितना इसमें बोला ना, जो भी बनवाते हैं यहाँ पे, उन सबको दोबारा लिख लो। किसके अंदर? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत के अंदर। ये सारा सारा लिखना शुरू करो। बस तुम्हारी किसको पता नहीं लगा? देखो, अगर जिसको बिल्कुल पता नहीं लगा वो क्या करेगा, सबसे पहले तुम्हारे पास है अवसर लागत की हेडिंग डालने से पहले तुम्हें अवसर लागत, जिसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसकी हेडिंग, फिर इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद ये वाली टेबल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे गुड्स एक्स, यहाँ पे 1 मिनट गुड्स वाई, और यहाँ पे गुड्स एक्स, ऐसा कर दोगे। फिर तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है। क्या इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? ये तुम्हारे पास पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। हमारे पास इसका मतलब, जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो मैंने इस 12,000 वाले को पाने के लिए मैंने 10,000 वाले को छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो मैंने इस 10,000 वाले को छोड़ा है, ठीक, ये मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये अवसर लागत है। और जो मेरे को नया मिला, ये मेरे पास क्या नई, जो जिसके लिए छोड़ा है ना, ये वो चीज है। इसमें कैसे लिखोगे? बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। बोल सकते हैं, फॉर गेटिंग नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ गुड्स एक्स वी हैव टू सैक्रिफाइस गुड्स वाई। इसको कौन नहीं लिख पाएगा बताओ? लिख पाओगे सब? लिखना शुरू करो। मार्जिनल कॉस्ट का और अपॉर्चुनिटी में तुम्हें जो तुम्हारे पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये तुम्हारा डिट्टो यही था, ठीक है। बस थोड़ी ना हेडिंग चेंज कर लो, थोड़ा सा अपोजिट हो गया। और ये तुम्हारा कौन सा भाई? अवसर लागत था, मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये वाला है, ठीक। जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करोगे इस वाले को, और जब भी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि सीमांत अवसर लागत, तो ये वाला, ठीक है। इसका तुम्हारे पास बुक में एक क्वेश्चन है, इसे बैठ के सॉल्व करना है। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, तुम्हें जब भी तुम्हारे पास एग्जाम में आ जाए ऐसे ही करना होता है, ठीक है भाई। यहाँ देख लो एक बार, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, जितना तुम्हें मतलब कि लग रहा है हाँ भाई इतने में जगह आनी चाहिए, उसके हिसाब से सुनो। जब भी तुम पढ़ोगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत, कभी भी पढ़ोगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता दी मैंने, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के बाद सुनो, जब इसकी डेफिनेशन कर लोगे ना, डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्या करना है? इसका जो तुम्हारे पास ग्राफ है, जो उसका कर्व है, वो बनाना है, ठीक। इसका कर्व पता है कैसा बनता है? ये रहा इसका कर्व, ठीक है। पहला ये रहा ये, और दूसरा मान लो यहाँ से यहाँ, ठीक है। क्या चीज? नहीं, हम मोस्टली ना 2 को लेके चलते हैं। अब तुम बोलोगे हाँ ठीक है 3 अवसर है, ठीक है, तो वही बात पड़ जाएगी। पहला छोड़ दिया, दूसरे पे आया, दूसरा छोड़, तीसरे पे आया, बात तो वही पढ़नी है। मैं मान लो यहाँ पे एक्स ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, हाँ जैसे ए से सी पे जाना है, हाँ तो मेरी कॉस्ट सीधा ये वाली होती। देखो हमें बीच में तो देखना पड़ेगा ना, जब मैं इसको अडॉप्ट ही नहीं करूंगा, तुम कह रहे हो यहाँ पे सी होना चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं ए से सी पे जाऊंगा तो मैंने इसको लिया कहाँ? नहीं लिया ना इसको, तो मेरी कॉस्ट तो ये वाली होगी, ठीक है। इससे मतलब ही नहीं है फिर कोई, हम जिस पे जाएंगे ना उस पे, और जिसको छोड़ा है बस उससे, हमें इन दोनों से मतलब पता है, और किसी से मतलब होता ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। अब सुनो भाई, इससे पहले सी को बना लो, बना लिया पहले। ये तुम्हारे पास क्या है? लॉस है, ये तुम्हारा गेन है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जितना भी लॉस है, जितना भी गेन है, ये सारी वही बातें होती हैं। तो इसमें पास ये डेल्टा वाई, मेरे पास ये डेल्टा एक्स है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास है गुड्स
y है और ये तुम्हारे पास है गुड्स x। अब सुनो भाई, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC निकालते कैसे, इसका हमें मतलब कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। MOC जो तुम्हारे पास हमेशा बोल सकते हैं लॉस अपॉन में गेन, ठीक है। क्या इसका मतलब, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। और ध्यान रखना ये हमेशा डिक्रीजिंग होगी। जब तुम अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना करने के लिए, वो तुम्हारा डिक्रीजिंग होगा हमेशा। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है डेल्टा y कितना है मेरे पास, मतलब बोल रहे हैं लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है, और डिवाइड बाई कौन कर रहा है, गेन ऑफ गुड्स। क्या मेरे पास एक्स था ना यहाँ पे, ठीक है, एक्स है, ये मेरे पास लॉस ऑफ गुड्स y है, ठीक है। इस तरीके से है। तो तुम्हारे पास है ना जो MOC मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तुम्हारी क्या निकलती रहेगी। बोलो इसमें दिक्कत है। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, तो मेरा इसका जो रेशियो है ना, तुम्हें क्या ध्यान रख चलना है कि MOC मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग रेट, ये तुम्हारे पास हमेशा क्या होता है भाई, इंक्रीजिंग रेट पे होता है, मतलब कि हमेशा ना जो उसका रेट है इंक्रीज हो रहा होगा। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो भाई एक क्वेश्चन लिख लो जरा। क्वेश्चन तुम्हारे पास है, एक मेरे पास वीट है, दूसरा क्लॉथ है। एक क्वेश्चन मेरे पास है वीट क्लॉथ, ठीक है। वीट मेरे पास केजी में है और जो मेरे पास क्लॉथ है वो है मीटर्स में। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसने जो हमें मेजरमेंट दे रखी है, जो भी नंबर दे रखे हैं, वो क्या क्या है देखो भाई। सबसे पहला जो मेरे पास है, इसका 100 है, इसका 0, इसका 100, इसका 0। जैसे ही उसका 25 मीटर बढ़ाया, इसका 25 मीटर बढ़ाने पे भाई इसका कम हो गया, 90 हो गया, ठीक है। फिर जैसे इसका 25 से बढ़ा के मैंने 50 किया, ठीक है, ये मेरे पास 70 हो गया। फिर 50 से बढ़ा के मैंने किया 75, ठीक है, तो भाई मेरे पास से कट के हो गया 40, ठीक। और 75 से जैसे ही मैंने इसको किया 85, ठीक है। तो एक मिनट, ये 40 इसका होगा ना, हाँ भाई 75 से जैसे मैंने किया तो 85 किया, मेरे पास कितना हो गया 10। और जैसे ही मैंने इसको किया 85 से 87 किया, मेरे पास कितना हो गया 0, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से लॉस अपॉन गेन निकालूं, ठीक, हमें क्या करना होता है, जो MOC इसका फॉर्मूला वही ना, लॉस ऑफ व्हीट, ठीक है, अपॉन में गेन ऑफ क्लॉथ्स। इसको भाई इसको ना देखो, इसमें ना हिंदी इंग्लिश इसमें कुछ देखा जाएगा। नॉर्मल तुम इतना कर दोगे ना, हिंदी वाला हो इंग्लिश वाला हो कोई भी, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। अब सुनो, जो मेरे पास MOC है, लॉस ऑफ व्हीट अपॉन में गेन ऑफ क्लॉथ है। अगर मैं इसका रेट निकालता हूं, ठीक है, तो मैं इस टेबल को दोबारा बनाना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन लिखवा दिया मैंने इतना। अब मेरे पास भाई देखो क्वेश्चन में पता क्या बोलेगा, कह रहा व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, इस तरीके से बोल रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एन इकोनॉमी प्रोड्यूस 2 गुड्स, एक इकोनॉमी है वो 2 गुड्स को प्रोड्यूस करती है। कह रहा व्हीट एंड क्लॉथ, व्हीट और क्लॉथ को प्रोड्यूस कर रही है, मतलब कि गेहूं है और कपड़ा है। कह रहा द फॉलोइंग टेबल समराइज इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो उसकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से उसके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो बता रखे हैं। कैलकुलेट द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या करना भाई हमें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो निकालना आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मेरा फॉर्मूला है। उसके बाद ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर क्लॉथ इन प्लेस ऑफ व्हीट एट अ वेरियस कॉम्बिनेशन, भाई जो भी तुम्हारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं वो, ठीक। कह रहा व्हाट डज इट इंडिकेट, भाई ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले ये बताना है। भाई ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम किसी एक के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे प्रोडक्शन क्या कम हो रही है, ठीक है। ये वाली बात है तो लग रही है। ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में क्या दर्शाता है, ये पास क्या दर्शा रहा है, ये यह दर्शा रहा है कि भाई जब मैं जो कपड़ा है अगर उसके प्रोडक्शन को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास जो गेहूं है उसकी प्रोडक्शन क्या है कम हो रही है। बस हमारी भाई स्टार्टिंग से बोला हूँ मैं, एक बढ़ेगा एक कम होगा, स्टार्टिंग से बोला हूँ मैं, ठीक। उसके बाद कह रहा ड्रॉ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, भाई हमें क्या करना है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, भाई कर्व का शेप कैसा है, हमें पता है ऊपर से नीचे डाउनवर्ड ही होगा, ठीक।
तो पहले मैंने इसको निकाला। अब भाई ये तुम्हारा, मैं क्वेश्चन इसको हटा के लिख रहा हूँ सीधा सॉल्यूशन, तो तुम्हारे पास क्या भाई सॉल्यूशन है। हाँ भाई कर पाओगे इसको? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? डेल्टा वीट और अपॉन में डेल्टा क्लॉथ, ठीक। लॉस अपॉन में गेन है ना। तो देखो क्या करूंगा मैं, 100 है, स्लो बताओ भाई स्टार्टिंग में कोई सा चेंजेस है यहाँ पे? स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं बताना मेरे को, लेकिन अगर मैं यहाँ से 100 से 90 पे जाऊं, बताओ यहाँ पे कितने का लॉस है? 10 का लॉस है, ठीक है। 10 का लॉस, गेन कितने का है? अच्छा हाँ इसमें तो नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। इस वाले में सुनो भाई, ये इस वाले का है, ये इस भाई इस बोर्ड में दिक्कत आती है। सुनो लॉस कितने का भाई? 10 का 10 डिवाइड करो गेन से। मेरे पास गेन कितने का है? गेन मेरे पास 25 का है। तो करोगे ऐसे तुम निकालोगे सबको तुम्हें इक्वल में लिखना है, ठीक है। इसका करके सबका निकल के तुम्हें क्या इसका इक्वल में लिखना है। बोलो इनमें दिक्कत तो नहीं है? फिर आने के बाद भाई मैं तुम्हें हमेशा गारंटी दे रहा हूँ, जिसका ना देखो ये तो बढ़ रहा होगा, इस वाली लाइन को लिखना है मतलब कि एमओसी इज ऑलवेज इन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। जो मेरे पास है कि सीमांत अवसर लागत हमेशा बढ़ती हुई दर पे होती है, हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक। फिर उसके तुम नीचे क्या लिखोगे भाई इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक। भाई तुम्हें इसको सॉल्व नहीं करना बहुत बार, बस यहाँ साइड में सॉल्व कर देना, इसके अंदर सॉल्व करके और खिचड़ी मत पकाना, बस 2 लाइन छोड़नी है तुम्हें इसमें, 2 लाइन छोड़ के चलनी है, ठीक। तो कर करके पूरा हो जाएगा। इतना करने के बाद तुम इसका बनाओगे कर्व बनाना आता है? देखो सेम वैसा ही मेरे पास क्या है, यहाँ पे वीट ले लूं मैं, यहाँ पे वीट है, यहाँ पे क्लॉथ। हाँ भाई यहाँ सुनो, वीट और क्लॉथ लिया मैंने, वीट यहाँ लिया, क्लॉथ यहाँ लिया। अब सबसे पहला मैं देखूंगा शुरू वहां से 100 से, तो यहाँ पे 0। वीट का जब मेरे पास 100 था, इसका 0, पहले ऐसा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 0 है। दूसरा इसका 90, ठीक है, 90 से 25, तो ये लो भाई 90 और यहाँ 25, तो मैं ऐसे लिख देना वैसे, तुम्हारे पास यहाँ पे 90 कर दिया और ये 25 कर दिया। फिर 70 है, 70 से 50, ठीक है, यहाँ मान लो कर दिया 70, ठीक है। यहाँ कितना कर दिया? 50 कर दिया। फिर 70 के बाद कितना? 40, यहाँ कर दिया 40, यहाँ कितना कर दिया? 75, ठीक है। और फिर वही ऐसे ना थोड़ा बढ़ा के बना लो कैसे, तुम्हें ऐसे ही बढ़ा के बनाना है, ठीक। अगर तुम इसको बनाने में सफल होते हो तो तुम्हारा ये आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक। अब मैं इसको डिट्टो छापू तो कोई बात बनती नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कैसे कैसे बनाना है। और भाई अब सुनो, तुम थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और ई, जो भी तुम्हारे पास जितने कॉम्बिनेशन बने ना, इन सबको बना के इसको तुम्हें एक्सप्लेन करना है। मैं तुम्हें घर के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक। वो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, हाँ भाई यहाँ तुम्हारे पास है गन्स है और ब्रेड है, गन्स और ब्रेड। भाई पहला मेरे पास है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और इसका तुम्हारे पास है 30 28 और हाँ भाई 28 के बाद तुम्हारे पास है 24 18 10 और 0। भाई तुम्हें इसको सेम वे में सॉल्व करना है जैसे मैंने इसको किया ना, तुम्हें इसको सेम वे में, और भाई तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए हर एक चीज को। तुम्हें इस टेबल को एक्सप्लेन करना है, इस कर्व को भी मैंने हमेशा बताया है। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं आती है तो तुम्हें दिक्कत आएगी अच्छी खासी। बस तुम्हारी करना शुरू करो से।